दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष मैं शुरुआत करने चल रहा हूं मध्यकालीन भारत का इतिहास। जी हाँ दोस्तों, प्राचीन इतिहास की क्लासेस समाप्त हो चुकी हैं। 45 लेक्चर में दोस्तों आपको पूरा का पूरा एंशिएंट हिस्ट्री आपको पढ़ाया जा चुका है और आज 46वें लेक्चर से हम शुरू कर रहे हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास यानी मिडावल हिस्ट्री की शुरुआत हो रही है। और आज दोस्तों हमारा 46वां लेक्चर है। क्वेश्चन नंबर 1351, 1350 बेहतरीन सवाल अब तक मैं आपको पढ़ा चुका हूं। आज की क्लास में 1351 से लेकर के 1380 तक के सवालों पर चर्चा करने वाले हैं। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे भारत के प्रथम अरब आक्रमण या भारत के प्रथम मुस्लिम आक्रमण के बारे में। और किसने किया था यह आक्रमण? तो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। कई सारे ऐसे सवाल हैं, आप सोच रहे होंगे सर ये टॉपिक तो बहुत छोटा सा है, फिर 30 सवाल आपने पैदा कैसे किया? दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, जो हमारे यहां कोर्स चलता है, जो हमारा फाउंडेशन बैच है दोस्तों, ये फाउंडेशन बैच में बार बार आपसे कहता हूं कि आइए, लगातार 45 दिनों से रोज बता रहा हूं फाउंडेशन बैच के बारे में। और बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया कि सर ये फाउंडेशन बैच में ऐसा क्या खास है। दोस्तों आप मान लो ना, आज की क्लास, आज की जो यूट्यूब की क्लास है, मैं बार बार कहता था कि हमारा ट्रेलर वीडियो है, ट्रेलर वीडियो, असली पिक्चर यहां पे है। तो दोस्तों आज मैं ना पिक्चर दिखाने के मूड में हूं, सच बता रहा हूं, आज मैं पिक्चर दिखाने के मूड में हूं। छोटी सी क्लास दे रहा हूं और इसी को पिक्चर समझ लेना, जैसे आपको समझाऊंगा ना एज इट इज, ऐसे ही दोस्तों वहां पर डिटेल में मैंने समझाया है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन दे रहा हूं, आप कल्पना करोगे कि यार 30 सवाल कैसे सर ने पैदा कर दिया। चलो कहानी शुरू करते हैं सीधे और अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। याद रखिएगा आज हमारा 46वां दिन है। जिन लोगों ने पीछे के वीडियोस को नहीं देखा जाके देख लीजिए, पूरा पीडीएफ दे दिया हूं आप सभी को एप्लीकेशन पर, वहां से जाके डाउनलोड करते हैं, एक एक क्लास को लिस्ट कर दिया गया, अपनी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 1351 से लेकर 1380 तक के सवालों पर चर्चा भी हो रहा है। लेकिन अब भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमण ये किस वर्ष हुआ था? दोस्तों इसको लेकर के ना बहुत कंफ्यूजन है, बहुत कंफ्यूजन, ठीक है। तो मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, पहला आक्रमण जो हुआ था वो 711 ईस्वी में हुआ था। बस दिक्कत है दोस्तों कि आक्रमण क्या रहा दोस्तों, यह असफल आक्रमण रहा। मतलब इसमें मुसलमानों को सफलता नहीं मिली, सफलता नहीं मिली, बस इतना सा ध्यान दीजिएगा। तो 711 ईस्वी में क्या हुआ? असफल आक्रमण हुआ। और 712 ईस्वी में, जी हां दोस्तों, 712 ईस्वी में याद रखेगा यहां पर यह सफल आक्रमण हुआ, ठीक है। तो दोनों बातें ध्यान रखना आपको। अगर आपसे पहला पूछ रहा है तो ये तो बताएगा नहीं, ठीक है। आपसे पहला पूछ रहा है तो 711 बताइए, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। उस समय दोस्तों खलीफा कौन था? अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई किसने या इन आक्रमणकारियों को किसने भेजा था, तो याद रखिएगा उमैयद खलीफा के सेनापतियों ने हमला किया था, ठीक है। उमैयद खलीफा के सेनापतियों ने दोस्तों क्या किया था? हमला किया था। इसको याद रखिएगा, यह भारत में प्रथम आक्रमण हो गई है, ठीक है। आगे बढ़िए। लिख रहा भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था दोस्तों? तो जो सफल वाला था दोस्तों, जो 712 ईस्वी में हुआ है, यह किसने किया था? तो याद रखिएगा इसका नाम है मोहम्मद बिन कासिम। क्या नाम है दोस्तों? मोहम्मद बिन कासिम दोस्तों नाम है। याद रखिएगा इसी ने दोस्तों भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किया था। या अरब, चाहे आप इसे कहिए चाहे मुस्लिम कहिए, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि भाई अरब कौन है, मुस्लिम कौन है। तो याद रखिएगा अरब या मुस्लिम का एक ही तात्पर्य है और यही इसका जवाब है, ठीक है। चलिए ये तो याद रखिएगा। अगला सवाल दे रहा दोस्तों कि अरबों द्वारा सिंध विजय अभियान, ध्यान से सुनिएगा, अरबों द्वारा सिंध विजय अभियान। ये सिंध विजय अभियान क्या है? देखिए इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जब भारत की तरफ ये मुस्लिम आक्रमणकारी आगे बढ़ रहे थे, तो उनके रास्ते में जो पहला स्थान था वो कौन सा था? वो मुल्तान को पार करके दोस्तों सिंध आ रहे थे, ठीक है। तो उनके पास सबसे बड़ा टारगेट था कि हम पहले सिंध को विजय करें। और सिंध का जो राजा था दोस्तों कौन था? तो सिंध का राजा उस समय में दाहिर था। कौन था दोस्तों? दाहिर नाम का एक राजा हुआ करता था। लिख रहा है कि अरबों ने या मुसलमानों ने सिंध विजय अभियान के दौरान सबसे पहला आक्रमण किस स्थान पर किया? तो दोस्तों जब अभियान पर आएंगे तो डायरेक्ट सिंध पे थोड़े हमला कर देंगे। पहला हमला उन्होंने मकरान पर किया। कहां पर किया दोस्तों? पहला हमला मकरान पर किया। मकरान से आगे बढ़ेंगे तो मुल्तान पर किया। मुल्तान से आगे बढ़ेंगे तब कहां पर किया दोस्तों? तब आया सिंध का नंबर। ये आपको ध्यान देना, तो एक सीक्वेंस है। आपसे पूछ रहा पहला हमला, ठीक है। अभियान तो सिंध विजय का चल रहा था, लेकिन पहला हमला, देखिए गलती ऐसे ही होता परीक्षा में। गलती ऐसे, मान लो परीक्षा में ये 3 ऑप्शन दे दिया, एक चौथा ऑप्शन भी दे दिया, पंजाब पे किया था। अब लोग क्या करते हैं, सबको पता है कि यहां सिंध लिखा है, सिंध टिक करेंगे, उत्तर गलत। और किसी के दिमाग में बात नहीं आएगा भाई कि पूछा है कि पहला आक्रमण, ठीक है, तो पहले तो मकरान पे करेगा ना, पहला जो बाउंड्री है पहले उस बाउंड्री को पार करेगा, फिर मुल्तान को आएगा और फिर तब तो आगे बढ़ेगा। तीन सारी चीजों को आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा मोहम्मद बिन कासिम ने जब मकरान पर आक्रमण किया, अच्छा जब मकरान पर आक्रमण किया, और याद रखिएगा मकरान पर दोस्तों, याद
रखेगा, ये पहला आक्रमण हुआ था, ठीक है, पहला आक्रमण यहीं से दोस्तों हुआ था और ये आक्रमण की एक तरह से शुरुआत हुआ था, ठीक है। उस समय मकरान का शासक कौन था, ठीक है, तो मकरान का शासक दोस्तों कोई हिंदू शासक नहीं था, मुस्लिम ने मुस्लिम से ही लड़ाई कर लिया। उस समय वहां का शासक था, उसका नाम था मोहम्मद हारून। क्या नाम था दोस्तों, याद रखेगा, उस समय क्या नाम था उसका, वहां के शासक का नाम था मोहम्मद हारून नाम था, हारून। याद रखेंगे आप सभी। ये सभी ऐसे सवाल है ना जो छिपे हुए रहते हैं, जो आप सोच रहे हैं कि अगले 30 सवालों में क्या बताने वाला हूं, आप देखो एक से बढ़कर एक सवाल निकलेंगे जिसके बारे में आपने कभी सुना भी नहीं होगा, ठीक है। अगर आपने कहीं कोचिंग किया ना, अपनी कॉपी कलम लेके बैठ जाओ, खोल के बैठ जाओ कि क्या आपको पढ़ाया गया और स्टडी 91 अपनी इस फ्री की कक्षा में आपको क्या दे रहा है। लिख रहा है दोस्तों, सिंध विजय अभियान के दौरान, अच्छा, मोहम्मद बिन कासिम ने बौद्ध भिक्षुओं द्वारा किस नगर पर आक्रमण किया। बौद्ध भिक्षुओं द्वारा, एक शब्द यहां लिखिएगा, शासित, बौद्ध भिक्षुओं द्वारा शासित। देखिए, सिंध अभियान के दौरान एक रास्ते में नगर पड़ा था जिस पर कौन शासन करता था, उस पर बौद्ध भिक्षु शासन करते थे दोस्तों। और आपसे पूछ रहा दोस्तों, उस नगर का नाम क्या था जिस पर इस मोहम्मद बिन कासिम ने हमला किया था। बच्चा जानता है कि सिंध पर हमला किया था, यह मोहम्मद हारून की लड़ाई किसी को नहीं पता, यह नीरून की लड़ाई किसी को नहीं पता। वह बौद्ध स्थल कौन सा दोस्तों, उसका नाम था नीरून। क्या नाम था, नीरून, याद रहेगा, नीरून नामक स्थान पे दोस्तों हमला किया था, उसको हराते हुए तब ये जो मोहम्मद बिन कासिम आगे बढ़ा था। लेकिन आज जिस समय मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला किया, उस समय दोस्तों सिंध का राजा कौन था। हां, अब आ गए दोस्तों सिंध के राजा पर। तो सिंध का राजा उस समय कौन था दोस्तों, सिंध का राजा उस समय था दाहिर। कौन था दोस्तों, सिंध का राजा क्या था, कौन था, दाहिर था, याद रखिएगा। अच्छा, दाहिर किसका पुत्र था, तो दाहिर के पिताजी का नाम था चच, याद रखिएगा, चच का पुत्र। जी हां दोस्तों, दाहिर किसका पुत्र था, इसके पिताजी का नाम है चच। क्या नाम है सर, केवल चच नाम है। हाँ भाई, इसी नाम से बुलाया जाता था, क्यों इतना आपको इतना अचंभित क्यों हो रहे हैं, ठीक है। एक बात और याद रखेगा दोस्तों, ये ब्राह्मण थे, ठीक है, ये जाति के क्या थे दोस्तों, ये जाति के ब्राह्मण थे। आप इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा दाहिर का चचेरा भाई, दाहिर का चचेरा भाई बजहरा नाम था दोस्तों, याद रखेगा। ये दाहिर का क्या भैया, ये दाहिर का चचेरा भाई है, ठीक है, चचेरा भाई है, नाम है बजहरा। कर बजहरा कहां का शासक था, तो याद रखेगा, बजहरा शासक था ब्राह्मणाबाद का। कहां का शासक था दोस्तों, ब्राह्मणाबाद एक जगह का नाम है दोस्तों। सॉरी, एक मिनट दोस्तों, नगर प्रचारक था ब्राह्मणाबाद का, वो भी इसका भाई था, इसके खानदान के लोग थे। लेकिन जो इसका चचेरा भाई था ना, यहां भाई पे अलग हो जाएगा इसका जो चचेरा भाई बजहरा है, उसका एक अलग स्थान था दोस्तों, उसका स्थान था सहवान, ठीक है। क्या नाम था, इस स्थान का नाम है सहवान, ठीक है। ब्राह्मणाबाद अभी बता रहा हूं, ठीक है, वो भी इनके भाई के द्वारा दोस्तों शासित स्थान था, वो आगे आएगा। तो याद रखेगा, सहवान नामक स्थान पे दोस्तों इसका चचेरा भाई अपना शासन देखता था। लिख रहा दाहिर का बेटा जयसिंह, यहां पर दोस्तों है, तो इसी के खानदान का है। दाहिर का बेटा जो जयसिंह है, ठीक है, को सिंध के किस नगर का दायित्व सौंपा गया था, तो इसको दायित्व सौंपा गया था दोस्तों ब्राह्मणाबाद का, ठीक है, ब्राह्मणाबाद का दोस्तों इसको दायित्व सौंपा गया था इसके पुत्र जयसिंह को। ये आप याद रखेंगे ना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल दे रहा हूं, आप ध्यान देना, गलती नहीं होनी चाहिए, बस याद रखना। बहुत मेहनत से दोस्तों इस तरह के सवालों का कलेक्शन किया जाता है और बैठ करके एक एक सवाल बनाए जाते हैं। ये कहीं से कॉपी पेस्ट मैटर नहीं है, आपको पता भी होगा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। आप किताब खोल लो, आपके पास जो भी इतिहास की किताबें हो ना, खोलो और ये सारी चीजों को ढूंढो, कहीं लिखा है, कहीं लिखा नहीं लिखा है तो आपको आपके इतिहास से वंचित क्यों रखा जा रहा है, इस पर आप सोचना, ठीक है। लिख रहा है, किस स्रोत से हमें सिंध का विस्तृत वृत्तांत दोस्तों प्राप्त होता है। भाई वो सोर्स कौन है, ये जो घटनाएं हैं ये कहां लिखी गई थी, तो दोस्तों एक ग्रंथ है, उसका नाम है चचनामा। कौन सा ग्रंथ है दोस्तों, चचनामा नामक दोस्तों एक ग्रंथ है। उस चचनामा में से दोस्तों ये पता चलता है। और चचनामा किस भाषा में लिखा गया है, तो चचनामा अरबी भाषा में लिखा गया है। आपके मन में आ रहा होगा, सर क्या चचनामा की रचना इसके दाहिर के पिताजी ने किया था, क्योंकि थोड़ी देर पहले आपने बताया कि दाहिर के पिता का नाम चच था, तो सर उसी के नाम से चचनामा है क्या, नहीं, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। हां, उसमें चच के बारे में बताया गया, उसमें दाहिर के बारे में बताया गया, मतलब चचनामा पुस्तक में, लेकिन यह पुस्तक उसके पिताजी की नहीं है, यह पुस्तक अरबी में लिखी गई और भारत वाले अरबी थोड़े जानते थे, ठीक है, अरबी में लिखी गई। कहा जाता दोस्तों इस पुस्तक को किसी अज्ञात व्यक्ति ने लिखा था, जो
संभवतः सैनिक था। किसके यहां पे सैनिक था दोस्तों? वो संभवतः मोहम्मद बिन कासिम के यहां कोई सैनिक था जिसने इस किताब को लिखा है। इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला पॉइंट पढ़िए। लिख रहा है एक घटना एक परिणाम रहित विजय। एक घटना एक परिणाम रहित विजय कथन किस आधुनिक इतिहासकार ने अरबों द्वारा सिंध विजय के संदर्भ में दिया है? भाई ऐसा क्यों कहा? क्योंकि सिंध विजय अपने आप में तो बहुत बड़ी विजय थी भाई। पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ भारत पर 712 में, और सिंध का राजा दाहिर हार भी गया, लेकिन हारने के बाद मुस्लिम आक्रमणकारी जीत भी गए, लेकिन उनके हाथ लगा क्या? कुछ नहीं, बाबा जी का घंटा। सर ऐसा क्यों? आगे बताता हूं। स्टोरी सुनने में मजा आएगा ना। क्यों उनके हाथ कुछ नहीं लगा? भाई राजपाट जीतने के बाद भी कुछ नहीं लगा, उनके हाथ नहीं लगा। क्यों? क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम मारा गया। सर कहां मारा गया? अरे अपने घर मारा गया। किसने मार दिया? अरे जिसके लिए लड़ रहा था उसने मार दिया। बोले तो खलीफा ने मार दिया। हाँ, खलीफा ने मरवा दिया, ठीक है, याद रखेगा। तो एक घटना एक परिणाम रहित विजय, यह कथन दोस्तों किस आधुनिक इतिहासकार ने अरबों द्वारा सिंध विजय के संदर्भ में दिया है? तो दोस्तों आपने इतिहासकार लेन पूल का नाम सुना होगा, यह उसी का कथन है, ठीक है। लेन पूल का कथन है, और क्यों ऐसा कहा ये स्टोरी अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। लिख रहा 731 ईस्वी में अरबों ने सिंधु नदी के तट पर, ठीक है, सिंधु नदी के तट पर एक नगर स्थापित किया। और किसने स्थापित किया भैया? ये दोस्तों अरबों ने स्थापित किया। ये तो पॉइंट वाली बात है सर। हमने तो सुना अरबों ने खूब नाश किया, खूब लूटा खसोटा, धर्म को बर्बाद किया, ठीक है, बहुत कुछ किया, लेकिन सर हमने ये नहीं सुना था कि अरबों ने कोई नगर भी बसाया था। याद रखेगा, इस नगर का नाम था महफूजा। क्या नाम था दोस्तों? महफूज एक शब्द होता है, महफूज। तो इनके जमाने में कुछ महफूज तो नहीं था, लेकिन इन्होंने एक महफूजा नामक एक नगर बसाया था। ये आप याद रखिएगा, ठीक है। लिख रहा किस एक स्थान को अरब यात्रियों ने स्वर्णगृह कहा है? ठीक है, किसने दोस्तों? अरब यात्रियों ने दोस्तों स्वर्णगृह कहा, यानी सोने का घर कहा दोस्तों। तो याद रखेगा इन्होंने मुल्तान को कहा है, ठीक है। मुल्तान समझ लीजिए एक तरह से गेट पास था, ठीक है। सिंध में आने का जो सबसे बड़ा गेट पास था वो मुल्तान था। मकरान तो एक दूसरा रास्ता पड़ जाता है, ठीक है। ये खैबर दर्रे के रास्ते आए थे सब भारत, जिससे सिकंदर होके आया था खैबर दर्रा, ये उसी रास्ते भारत आए थे। लेकिन भारत में सर्वप्रथम जजिया कर दोस्तों किसने लगाया था? तो जजिया कर लगाया था दोस्तों सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने। किसने लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में सर्वप्रथम दोस्तों जजिया कर लगाया था। और जजिया कर में होता क्या था दोस्तों? तो याद रखिएगा गैर इस्लामिक लोगों पर दोस्तों एक कर लगता था, यानी जिन्होंने इस्लाम को स्वीकार नहीं किया, ठीक है, जिन्होंने अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया, उन्हें टैक्स देना पड़ेगा। क्या बात कर दिया सर, इस तरह का टैक्स लगता था? हाँ, जजिया कर इस तरह का टैक्स था। आगे चल के दोस्तों अकबर ने इस जजिया कर को समाप्त कर दिया, लेकिन और बहुत सारे लोग थे, जैसे शाहजहां ने या फिर औरंगजेब की बात करें, औरंगजेब ने खासकर दोस्तों जजिया कर को वापस लगा दिया था। तो चीजें याद रखिएगा। हाँ, एक चीज दोस्तों जो मिलता है कि जजिया कर से कुछ लोग मुक्त थे, जैसे जजिया कर से औरतें मुक्त थी, औरतों पर जजिया कर नहीं लगता था, ठीक है। बालकों पर जजिया कर नहीं लगता था, जो वृद्ध पुरुष थे उनके ऊपर जजिया कर नहीं लगता था, और दोस्तों जो दिव्यांग थे, ठीक है, यानी जो अपंग थे, उनके ऊपर भी दोस्तों जजिया कर, इनके ऊपर याद रखेगा जजिया कर नहीं लगता था। जजिया नहीं लगता था, इनके ऊपर दोस्तों जजिया कर नहीं लगता था। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। लिख रहा भारत में अरब आक्रमण का मुख्य उद्देश्य दोस्तों क्या था? ठीक है भाई, ये अरब आक्रमण जो हुआ था, ये जो मुस्लिम आक्रमण हुआ था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो एक दो उद्देश्य थोड़ा था। पहला उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो अरब का विस्तार कि दोस्तों क्या हो जाए, हर जगह हमारा ही शासन हो जाए, सबसे पहला उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य क्या था? ये जजिया कर लगने की वजह से क्या लग रहा है कि ये इस्लाम धर्म का प्रचार कर रहे थे। अब प्रचार नहीं है, इस्लाम धर्म को जबरदस्ती थोप रहे थे कि अगर आप हमारे जात के नहीं हो, आप हमारे बिरादरी के नहीं हो, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, वो जजिया कर है। तो ये दोस्तों आप देख लीजिए। अब तीसरा काम क्या था दोस्तों? पैसा तो उन सबके पास था नहीं, तो धन दौलत को दोस्तों लूटना, ये इनका दोस्तों तीसरा काम रहा, ठीक है। 3 पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे, ये अरब आक्रमणकारियों का मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। लिख रहा सिंधु क्षेत्रों में अरबों की देन है। दोस्तों किसे अरबों की देन कहा जाता है? तो याद रखेगा सिंध क्षेत्र में जो दिरहम
दिरहम मुद्रा का जो प्रचलन हुआ, वो दिरहम मुद्रा का प्रचलन दोस्तों किसकी देन है? तो कहा जाता है इसके पहले वहां पर दिरहम नहीं चलती थी, तो ये मुद्रा का प्रचलन या सिक्कों का प्रचलन दोस्तों इन्होंने कराया। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज याद रखेंगे दोस्तों, खजूर की खेती। पहली बार दोस्तों खजूर की खेती याद रखेगा, ये अरब आक्रमणकारियों की देन है। और इतना ही दोस्तों, तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऊंट पालना। ऊंट पालना याद रखेगा, ये भी किसने सिखाया? तो आपको पता होगा दोस्तों, सिंध वाला प्रांत है वो पूरा मरुस्थलीय क्षेत्र है, ठीक है, तो वहां पर ऊंट पालना दोस्तों, ऊंट पालन ये किसने सिखाया है भारत को या फिर सिंध के लोगों को? तो अरबों ने सिखाया। अरब आक्रमणकारी जो आए थे, जो यहां रुके, उन्होंने दोस्तों ये सिखाया था। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे, ठीक है। ये सारे अच्छे अच्छे पॉइंट है, याद रखेगा। स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारी किताबें भी दोस्तों लॉन्च की गई हैं। आप चाहें तो इन किताबों को हमारे वेबसाइट या एप्लीकेशन से परचेज कर सकते हैं, ठीक है। ये तो सैंपल के तौर पर इतनी किताबें हैं दोस्तों, बहुत किताबें आ गई हैं। आप आइए, खाली परचेज कीजिए। अलग अलग एग्जाम के लिए, परीक्षाओं के लिए, अलग अलग विषय के लिए भी किताबें हैं। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों किताबों को आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, मीशो, हर जगह है। दुकानों से भी ले सकते हैं, हमारे वेबसाइट या एप्लीकेशन से भी ले सकते हैं, तो हर जगह अवेलेबल है, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा, भारत के किन ग्रंथों का अनुवाद पहली बार अरबी में किया गया? देखिए ग्रंथ कहां के दोस्तों, ये भारतीय ग्रंथ हैं और उनका अनुवाद किस भाषा में हो रहा? तो अरबी में हो रहा। भाई आक्रमणकारी कौन है? ये अरब आक्रमणकारी हैं, तभी तो अरबी में दोस्तों ये अनुवाद किया जा रहा है। तो याद रखिएगा, यहां पर दो प्रमुख ग्रंथ हैं। एक तो चरक संहिता है। क्या दोस्तों? चरक संहिता। आपको पता है आयुर्वेद के बारे में दोस्तों बहुत कुछ इस पुस्तक में बताया गया था। ये चरक संहिता का इन्होंने अनुवाद कर लिया, ठीक है। अनुवाद करके जो हमारा ज्ञान था, उस ज्ञान को प्राप्त कर लिया। समझ रहे हैं बात को? ये याद रखेगा। दूसरा दोस्तों, उसमें पंचतंत्र का नाम सुना होगा आपने। पंचतंत्र भारत की एकमात्र ऐसी पुस्तक है जिसका सबसे ज्यादा विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है। चाहे तुर्की की बात करिए, अरबी की बात करिए, फारसी की बात करिए, जो आया ना सबने इसका अनुवाद किया, सबने इस ग्रंथ को पढ़ा। तो पंचतंत्र का भी दोस्तों इसने अनुवाद कराया था, इसको याद रखिएगा, ठीक है। और एक चीज और दोस्तों यहां इंपॉर्टेंट मिलता है दोस्तों, इन सारी चीजों से लगता है कि जो खलीफा थे, कहां के खलीफा? बगदाद के जो खलीफा थे, ये दोस्तों विद्वानों को संरक्षण देने का कार्य करते थे, ठीक है। इन्होंने विद्वानों को संरक्षण दिया था। इससे यही मालूम पड़ता है, भाई संरक्षण नहीं देंगे तो अलग अलग ग्रंथों को अनुवाद कौन करेगा, कौन समझाएगा उनको, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी याद रखेगा। लिख रहा, किसके समय में अरब आक्रमणकारियों ने, या जो अरब देश के रहने वाले थे, वो लोग ब्रह्मगुप्त द्वारा रचित जो ब्रह्म सिद्धांत है, क्या रचना किया था उन्होंने? तो याद रखेगा, ब्रह्म सिद्धांत की रचना किसने किया? ब्रह्मगुप्त ने किया है, ठीक है। तो ब्रह्मगुप्त द्वारा रचित सिद्धांत को बगदाद ले गए थे। ये किसके समय में दोस्तों ले गए थे? तो उसमें खलीफा के बारे में जानना चाह रहा है, याद रखेगा। उस समय खलीफा का नाम था खलीफा मंसूर। क्या नाम था दोस्तों? खलीफा मंसूर के समय में दोस्तों ये बगदाद ले गए थे, ये भी याद रखेगा, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक दोस्तों यहां पर अरबी विद्वान है, एक अरबी विद्वान है जिसका नाम है अलफ जारी। क्या नाम है दोस्तों? एक अरबी विद्वान है, इसका नाम क्या है? सुनिएगा ध्यान से, अलफ जारी नाम है। अरबी विद्वान है, इसका नाम है अलफ जारी। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा जो पुस्तकें कन्वर्ट करने का काम करता था, वो यही अलफ जारी करता था, ठीक है। लिख रहा, अलफ जारी की प्रमुख पुस्तक का नाम बताइए। अलफ जारी जो बहुत बड़ा विद्वान था, जो हेल्प करता था भारतीय साहित्य को कन्वर्ट करने में, भारतीय ग्रंथ को कन्वर्ट करने में, उसने दोस्तों कौन सी प्रमुख पुस्तक लिखी है? तो उसने लिखा है किताबुल हिज। क्या लिखा दोस्तों? किताब और डैश करके दोस्तों उल लिखिएगा। लोग किताबुल कर देते, ब पे की मात्रा देते, गलत हो जाएगा। किताबुल जिज, ठीक है। किताबुल जिज, ये जो रचना है दोस्तों, ये किसकी रचना है? ये अलफ जारी की रचना है। और अलफ जारी कौन था? यह एक प्रसिद्ध अरबी विद्वान था, जो साहित्यिक ग्रंथ को, जो भारतीय ग्रंथ थे, उनको अलग अलग रूप से कन्वर्ट करने का काम करता था, ट्रांसलेट करने का काम करता था, अनुवाद करने का काम करता था। ये दोस्तों आप याद रखिएगा, ठीक है। ये अरबों की प्रसिद्ध किताब का नाम है और ये वहां के प्रसिद्ध विद्वान है, तो इसे भी आप लगे हाथ पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आगे पढ़िए। लिख रहा, चचनामा की रचना किसने किया दोस्तों? तो आपको बता चुका हूं कि चचनामा की रचना किसी अज्ञात सैनिक के द्वारा किया गया था, अज्ञात सैनिक के द्वारा किया गया था। हां, इस चचनामा में दोस्तों सिंध वृत्तांत का पता चलता है। सिंध वृत्तांत के, सिंध में दोस्तों क्या क्या हुआ, वो सब का पता चलता है इस चचनामा में, ठीक है। हां, जो आप बात करते हैं दोस्तों दाहिर के पिता का नाम,
इसी के साथ बता दे रहे हैं दाहिर के पिता का नाम क्या था दोस्तों, इनका नाम भी चच था, ये तो ठीक है, और ये जाति के क्या थे दोस्तों, ब्राह्मण थे। अच्छा, थोड़ा सा अगर मैं चाहूं तो आपको इतिहास में थोड़ा और पीछे लेके जाना चाहता हूं। शुरुआत में दोस्तों सिंध में, याद रखेगा, इनका शासन नहीं था। शुरुआत में सिंध में दोस्तों राय साहसी का शासन था। किसका था दोस्तों, राय साहसी द्वितीय का शासन था। राय साहसी द्वितीय की हत्या करके चच ने क्या किया था, गद्दी प्राप्त किया था। और ये राय साहसी किस जाति के थे, ये राय साहसी शूद्र थे, ठीक है, शूद्र थे, ये आप याद रखेगा। सिंध पे पहले शूद्र का शासक था, ठीक है, राय साहसी द्वितीय जाति के शूद्र थे। इनकी हत्या दोस्तों चच ने कर दिया था। चच के ही पुत्र का नाम था दाहिर, ठीक है, जिसकी हत्या किसने कर दिया, तो मोहम्मद बिन कासिम ने कर दिया। लिख रहा मोहम्मद बिन कासिम एवं राजा दाहिर के मध्य दोस्तों एक कौन सा युद्ध हुआ था, तो याद रखेगा ये युद्ध दोस्तों 712 ईस्वी में लड़ा गया, पहली बात। दूसरा पॉइंट दोस्तों, इस युद्ध के कई नाम है, ठीक है, कहीं दोस्तों मिलता आपको राजौर का युद्ध, क्या मिलता है, राजौर का युद्ध। कहीं पर मिलेगा दोस्तों ब्राह्मणाबाद का युद्ध, क्या मिलेगा, ब्राह्मणाबाद का युद्ध दोस्तों, ये वही ब्राह्मणाबाद है, याद रखेगा, जो जहां पर दाहिर के बेटे जयसिंह का राज चलता था। किसका राज चलता था, दाहिर के बेटे जयसिंह का, ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा। और एक नाम और मिलता है दोस्तों रावर का युद्ध, ठीक है, तो उसे भी आप याद रखेगा, रावर का युद्ध। अलग अलग जगहों से मैंने इन चीजों को कलेक्ट किया और तब पता चला दोस्तों इस युद्ध के 3 अलग अलग नाम मिलते हैं, राजौर का युद्ध, ब्राह्मणाबाद का युद्ध या फिर रावर का युद्ध। ये सारे एक ही नाम है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। लिख रहा पहली बार जौहर का पालन किसने किया था, तो याद रखेगा पहली बार जब राजा दाहिर की मृत्यु हो जाती है तो याद रखेगा दाहिर की पत्नी नाम क्या था दोस्तों, रानीबाई, उनका नाम था रानीबाई। रानीबाई ने दोस्तों सबसे पहले क्या किया था, जौहर का पालन किया था, यानी अपने पति के जब वीरगति प्राप्त हो जाती दाहिर को तो उनके मृत्यु के बाद दोस्तों इन्होंने क्या कर लिया, अपने आप को अग्निकुंड में जला के भस्म कर दिया। ये रानीबाई थी, ठीक है, लेकिन इनकी 2 पुत्रियां बच गई थी। वो 2 पुत्रियां दोस्तों 2 पुत्रियों को उठा ले जाता है कौन, याद रखेगा मोहम्मद बिन कासिम ले जाता है, अपने खलीफा को देता है। और खलीफा से उनकी पुत्रियों ने कहा, मैंने स्टोरी पीछे भी बताई है कि खलीफा से उनकी पुत्रियों ने कहा कि भाई ये आपको जो सौंप रहा है, जिन लोगों को, मतलब हमें जो सौंप रहा है, इसने तो हमारा उपभोग पहले ही कर लिया है, अब बचा ही क्या है। खलीफा को इसीलिए गुस्सा आ जाता है, या फिर वहां के जो राजा थे उनको गुस्सा आ जाता है और उन्होंने बहुत बुरी मौत दिया मोहम्मद बिन कासिम को, याद रखेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें दोस्तों, कुछ चीजें मैं बचा के रख रहा हूं अपने फाउंडेशन के लिए, ताकि वहां भी बच्चों के साथ कुछ वो ना हो कि नहीं सर हमने तो फिर बैच में आया है और परचेज किया, तो कुछ चीजें तो मिलनी ही चाहिए। यहां तो हम खाली आपको ये दिखाना चाहते हैं कि देखिए एक छोटे से टॉपिक से कितने सवाल बन सकते हैं। आपकी परीक्षा में इससे ज्यादा सवाल कहीं मिलेगा नहीं, ठीक है, किसी को पता होता नहीं इतना सवाल आपको दिया जा रहा है, आप जानिए, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम को सिंध पर आक्रमण हेतु किसने भेजा था, ये अच्छा सवाल दे दिया दोस्तों। मोहम्मद बिन आया तो कासिम आया, 712 में लड़ाई भी किया, दाहिर की हत्या भी किया, राजौर का युद्ध भी हुआ, सब कुछ ठीक है, लेकिन भैया इसको भेजा किसने था, तो इसको भेजा था किसने भेजा था दोस्तों, तो अच्छा एक सवाल यहां पे बहुत ध्यान से पड़ेगा दोस्तों, इसको भेजा किसने था, तो जो वहां पे राजा था उसका नाम था अल हज्जाज। क्या नाम दोस्तों, अल हज्जाज दोस्तों भेजा गया था, अल हज्जाज के द्वारा दोस्तों इसको भेजा गया था, ठीक है। उस समय इराक का गवर्नर कौन था, इराक का गवर्नर दोस्तों कौन था, तो याद रखेगा ये सवाल भी आ सकता है। देखिए अल हज्जाज क्या था दोस्तों, अल हज्जाज एक तरह से कह सकते हैं राजा था या बादशाह था, जिसने मोहम्मद बिन कासिम को भेजा था। और गवर्नर की बात करें तो खलीफा वालिद नाम थे, ठीक है, इनका नाम था खलीफा वालिद, ठीक है। खलीफा वालिद जो थे दोस्तों ये इराक के गवर्नर थे, ठीक है। और मंसूर जो पढ़े थे वो भी थे दोस्तों, वो अलग जगह के थे, ठीक, वो भी खलीफा थे, खलीफा मंसूर। लिख रहा है सिंध पर आक्रमण का तात्कालिक कारण क्या था, ये शायद आपने ना सुना होगा। अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो है असीला इतिहास, ठीक है। जैसे आप पढ़ते हैं 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था, उसके पीछे बहुत सारे वजह रहे, ठीक है, लेकिन जो तात्कालिक कारण था वो क्या था दोस्तों कि बंदूकों में जो गोलियां इस्तेमाल की जाती थी उन पे चर्बी लगे थे, ठीक है, और उनको लोगों को दांत से काटना पड़ता था, ये तात्कालिक कारण था। क्या था दोस्तों, ये तात्कालिक कारण था। उसी तरह से दोस्तों सिंध पर आक्रमण का जो तात्कालिक कारण है वो क्या था दोस्तों, तो याद रखेगा श्रीलंका जा रहे जहाज की लूट, ये तात्कालिक कारण थी। सर क्या बात कर दी, कहां से जहाज जा रहा था, भाई ये जहाज जा रहा था अरब से। जहाज कहां जा रहा था दोस्तों, ये अरब से जा रहा था श्रीलंका, और इसको सिंध के पास में दोस्तों लूट लिया जहाजों को, और उसी के बाद दोस्तों ये एक्शन लेना
शुरू हो गया और कड़ी कार्रवाई के तहत दोस्तों एक्शन लिया गया था। सिंध पर हमला करने के लिए तो मोहम्मद बिन कासिम को भेजा गया, ये इसका तात्कालिक कारण था, इसको आप जरूर याद रखेंगे। और ये भी कहा जाता दोस्तों कि इतना ही नहीं, जब ये लूट लिया गया जहाज तो हरजाना मांगा गया, राजा दाहिर के साथ हरजाना मांगा गया कि आपने जो लुटेरे हैं, समुद्री लुटेरे, उन्हें क्यों नहीं रोका, या आप उन्हें पकड़िए और हरजाना दीजिए। और जब इन सब बातों से राजा दाहिर ने इंकार कर दिया, तब जाके दोस्तों लड़ाई आई है सामने। ये अभी आप याद रखिएगा, ये लड़ाई आई है, ठीक है। ये लड़ाई लड़ी कहां गई दोस्तों, ये इशू हुआ कहां था दोस्तों, तो इशू हुआ था थट्टा के पास। कहां हुआ था दोस्तों, थट्टा के पास हुआ था, ये भी याद रखिएगा। लिख रहा है सिंध पर आक्रमण की जानकारी मिलती है। सिंध पर आक्रमण की जानकारी किससे मिलती है दोस्तों, तो एक तो चचनामा से मिल जाती है और भी कई सारी है। इसके अलावा किताबुल फुतूह का नाम, या किताब फुतूह अल का नाम सुना होगा, किताब फुतूह अल, ठीक है, किताब फुतूह अल का नाम सुना होगा दोस्तों। ये रचना किसकी दोस्तों, ये रचना है बिलादुरी की। किसकी रचना है दोस्तों, बिलादुरी की रचना है, याद रखेगा, किताब फुतूह अल, ठीक है। मुझे इसको याद करने में थोड़ा सा डिफिकल्ट महसूस होता है, तो याद रखेगा, ठीक है। ये दोनों रचनाएं हैं जिनके माध्यम से हमें सिंध के बारे में पता चलता है, इन सब लड़ाइयों के बारे में पता चलता है कि क्या उस जमाने में था। लिख रहा, किसने अरबों द्वारा सिंध विजय को भारतीय इतिहास के एक आकस्मिक कथा मात्र बताया है। भाई ये किसने कह दिया, ठीक है। एक लोग थे लेनपुल ने, तो उन्होंने अलग ही बता दिया, ठीक है। और यहां पर दोस्तों कह रहा कि अरबों द्वारा सिंध विजय को भारतीय इतिहास की एक आकस्मिक कथा बता दिया। ये किसने बताया दोस्तों, तो याद रखेगा वुलजले हेग ने। किसने बताया था, वुलजले हेग, थोड़ा सा डिफिकल्ट नाम है, ठीक है। तो इन्होंने दोस्तों इसको क्या बताया, एक मात्र आकस्मिक कथा है, ठीक है, ये कह के रख दिया, ठीक है। लिख रहा भारत में प्रथम अरबों का आगमन कब हुआ, ठीक है। अरबों का आगमन कब नहीं होना चाहिए दोस्तों, अरबों का आगमन कहां हुआ, भारत में पहली बार अरबों का आगमन कहां हुआ था। तो हर बच्चा सोचेगा लाओ मुल्तान कर देते हैं, या मकरान कर देते हैं, सिंध कर देते हैं। धत, ये सब उत्तर नहीं है। अरब सबसे पहले केरल आए थे। क्या बात करें, अरे भाई अरब केरल आए थे, व्यापारी के रूप में आए थे। भाई कहां चले गए, लड़ाई करने से पहले दोस्तों व्यापारी के रूप में केरल आते थे। इनका आना जाना रहता था मालाबार तट पर। जी हां दोस्तों, मालाबार तट पर इनका आना जाना रहता था। अरे भारत में अरबों के साथ व्यापार नहीं होता था क्या, होता था व्यापार ना, अरब के साथ, रोमन के साथ हमने बहुत व्यापार किया है, तो उसमें आप याद रखेगा इनका आना जाना था। लिख रहा भारत में इस्लाम का आगमन कब हुआ। अब बताइए इस्लाम का आगमन कब नहीं दोस्तों, ये भी बताइए इस्लाम का आगमन कहां से हुआ। तो यहां से नहीं दोस्तों, वो इस्लाम का आगमन भी केरल से ही हो चुका था। क्यों, तब तक केरल में दोस्तों कई सारे जो है लोग आ चुके थे। और एक चीज और याद रखेगा, केरल में कई लोग आ चुके थे और यहां पर इस्लाम भी आ चुका था, लोग मुस्लिम धर्म को फॉलोअर होने लगे थे, ठीक है, क्योंकि वहां जो व्यापारी आते थे ना, वो मोटिवेट करने का काम करते थे, ठीक है। लिख रहा है सिंध में खलीफाओं की सत्ता कब समाप्त हो गई। सिंध में खलीफाओं की सत्ता दोस्तों कब समाप्त हो गई, तो याद रखेगा उनकी सत्ता आगे चल के 871 ईस्वी तक आते आते दोस्तों उनकी सत्ता पूरी तरह से समाप्त हो गई। 712 में हालात कुछ और थे और लगभग दोस्तों 150 साल लगा 712 से यहां तक आने में, लगभग 150 साल लगा। 150 साल बाद दोस्तों उनका सत्ता क्या हो गया, समाप्त हो गया, ठीक है। ये खलीफा कौन होते थे, तो आपने इस्लाम के पैगंबर का नाम सुना होगा, मोहम्मद साहब के बारे में सुना होगा। ये उन्हीं के फॉलोअर्स थे दोस्तों, उनके अनुयायी थे जो धर्म को आगे बढ़ाने का काम करते थे। बाद में खलीफाओं का भी अंत हो गया। लिख रहा कालांतर में सिंध कितने भागों में दोस्तों विभाजित हो गया, तो सिंध 2 भागों में बढ़ जाता है। एक भाग का नाम है मुल्तान और दूसरे भाग का नाम है मंसूर। क्या क्या है दोस्तों, मुल्तान और मंसूर, ये 2 भागों में सिंध विभाजित हो जाता। आगे चल के सब लड़ाई जब समाप्त हो जाती तब। लिख रहा सिंध का राजा दाहिर, ये मूलतः दोस्तों किस धर्म से संबंधित था, तो याद रखेगा इसके, मैंने बताया ना कि इसके पिता ब्राह्मण थे, ठीक है। हाँ, उन्होंने जिसकी हत्या किया था राय साहसी दूती का, वो जात के शूद्र था, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों ब्राह्मण लोग थे और इनका भी दोस्तों अंत हो गया। इस तरह से दोस्तों आज की क्लास समाप्त होती है, ठीक है। कैसा लगा आपको, बढ़िया लगा। तो याद रखेगा जब हमारे साथ मिलजुल के पढ़ेंगे तो अच्छा ही लगेगा और हमेशा मैं आपको कुछ ना कुछ नया देते रहूंगा। आज हमारा 46 लेक्चर था। जिन लोगों ने पीछे का वीडियो नहीं देखा देख लीजिए। मैंने आपसे प्रॉमिस किया दोस्तों इसी सीरीज में मैं प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल सब कुछ पढ़ाऊंगा। समय बीतता जा रहा है, लेट मत करिए। मैंने कहा था कब 1000 होगा, कब 1500 होगा, कब 2000 क्वेश्चन हो जाएगा पता नहीं चलेगा। और देखिए हम निकट पहुंच चुके हैं, 1500 सवालों के निकट पहुंच चुके हैं। आइए ज्वाइन करिए सीरीज को, आधा घंटा लगता है, ज्यादा समय नहीं लगता है। आइए ज्वाइन करिए और पढ़ना शुरू करिए, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास ही समाप्त
समाप्त होती है। दोस्तों ये बहुत सारे विषय यूट्यूब पर पूरी तरह से पढ़ा दिए गए हैं, ये उन्हीं के हैंड रिटन नोट्स हैं, ठीक है, जिन्हें आप परचेज कर सकते हैं। और लेने को दोस्तों आप हमारी किताब भी ले सकते हैं, हर जगह अवेलेबल है, मार्केट में भी, हमारे वेबसाइट पर, एप्लीकेशन पर, अमेजन, फ्लिपकार्ट, हर जगह अवेलेबल है, आप जहां से चाहें वहां से परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास ही समाप्त होती है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।